ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य आखिर क्या है? जरा सोचिए। एक निर्जीव चीज जैसे पत्थर, पानी या धूल अचानक से जिंदा कैसे हो गई? क्या ये कोई चमत्कार था या फिर केमिकल्स का कोई जादुई खेल? आज के इस विश्लेषण में हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये असल में एक बहुत ही रोमांचक साइंटिफिक डिटेक्टिव स्टोरी है, जिसके सुराग तारों की धूल से लेकर हमारी अपनी कोशिकाओं तक फैले हुए हैं। तो चलिए बिना देरी के इस रहस्य की तह तक चलते हैं। यह आंकड़ा शायद हैरान कर दे, लेकिन इंसानी डीएनए और एक साधारण से केले के डीएनए में पूरे 60% की समानता होती है। जी हाँ, 60%। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है। यह अद्भुत सच्चाई इस बात का सबूत है कि धरती पर मौजूद हर जीवित चीज, चाहे वो कोई पेड़ पौधा हो, जानवर हो या इंसान, सबका आपस में एक बहुत गहरा और साझा नाता है। अगर हम समय में बहुत पीछे जाएं, तो हम सबका कोई एक ही पूर्वज था। तो आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। साइंस की दुनिया में इस सबसे पहले जीव को एक खास नाम दिया गया है, लूका, यानी लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ये करीब 3.7 अरब साल पहले धरती पर पाया जाने वाला एक सिंगल सेल माइक्रोब था। माना जाता है कि आज धरती पर जो कुछ भी जीवित है, वो फंगस हो या नीली वेल, सब इसी एक जीव से विकसित हुए हैं। लेकिन असली रहस्य ये नहीं है कि लूका से आगे क्या बना, बल्कि रहस्य तो ये है कि खुद लूका कैसे बना, यानी केमिस्ट्री बायोलॉजी में कैसे बदल गई, वो पहली बार जीवित कैसे हुआ। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले विज्ञान के इतिहास में हुई कुछ गलतफहमियों को दूर करना होगा, जहां शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा था कि उन्होंने जीवन शक्ति या एनिमल इलेक्ट्रिसिटी को खोज लिया है। करीब 200 साल पहले तक ज्यादातर वैज्ञानिकों का पक्का मानना था कि जीवित और निर्जीव चीजों के बीच एक जादुई लाइफ फोर्स यानी जीवन शक्ति का अंतर होता है। उनका मानना था कि कोई अदृश्य ऊर्जा है जो हमें जीवित रखती है। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे प्रयोग हुए जिन्होंने इस भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ दिया। जैसे 1780 के दशक में एंटोनी लावोइसियर ने एक गिनी पिग के शरीर की गर्मी और जलते हुए कोयले की गर्मी की तुलना की। फिर 1790 के दशक में लुइजी गैल्वानी ने मरे हुए मेंढक के पैरों में स्थैतिक बिजली से हलचल देखी। उन्होंने इसे एनिमल इलेक्ट्रिसिटी कहा। हालांकि एलेसैंड्रो वोल्टा ने बाद में साबित किया कि ये कोई लाइफ फोर्स नहीं, बल्कि सिर्फ धातुओं का रिएक्शन था, जिससे दुनिया की पहली बैटरी भी बनी। और फिर 1828 में फ्रेडरिक वॉलर ने अमोनियम साइनेट से सिंथेटिक यूरिया बनाकर सबको चौंका दिया। इन सब प्रयोगों से एक बात तो साफ हो गई कि जीवन असल में एक केमिकल प्रोसेस ही है। 1850s के दशक तक आते आते पेरिस के केमिस्ट मार्सेलिन बार्थेलॉट के एक्सपेरिमेंट्स ने इस बात पर पक्की मोहर लगा दी। उन्होंने सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना डाले। इससे यह पूरी तरह साबित हो गया कि इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक रासायनिक प्रतिक्रियाओं का इस्तेमाल करके भी कार्बनिक यौगिक बनाए जा सकते हैं। और इसी के साथ किसी जादुई लाइफ फोर्स वाली कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब जब ये साफ हो गया कि सब कुछ केमिकल्स का ही खेल है, तो विज्ञान के लिए अगला कदम था जीवन के असल ब्लूप्रिंट को समझना। आखिर हम किस चीज को वास्तव में जीवित कहेंगे? विज्ञान के सामने अब एक नया सवाल था। किसी चीज को हम जीवित कैसे माने? क्या सिर्फ हिलना डुलना या ऊर्जा छोड़ना काफी है? खच्चर जैसे जानवर भी तो जीवित हैं, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो फिर परिभाषा क्या होनी चाहिए? साल 2011 में बायोफिजिसिस्ट एडवर्ड ट्रिफनोव ने इसका जवाब ढूंढने की ठानी। उन्होंने जीवन की अलग अलग परिभाषाओं को खोजना शुरू किया और कमाल की बात देखिए, उन्हें पूरे 123 अलग अलग परिभाषाएं मिली। लेकिन जब उन्होंने इन सभी का गहराई से विश्लेषण किया, तो निष्कर्ष बस एक ही बात पर आकर सिमट गया: विविधता के साथ खुद को रिप्रोड्यूस करना, जिसे हम सेल्फ रिप्रोडक्शन विद वेरिएशन कह सकते हैं। तो असल में बात यह है कि जीवन को सही मायने में परिभाषित करने और उसकी उत्पत्ति को समझने के लिए 4 मुख्य क्राइटेरिया बहुत जरूरी हैं। ये हैं कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता, मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय, बाउंड्री यानी एक सीमा, और रेप्लिकेशन यानी अपनी नकल बनाना। यही वो 4 अहम पड़ाव हैं जो एक निर्जीव केमिकल से जीवित जीव बनने के सफर को समझने में हमारा रोड मैप बनेंगे। चलिए अब एक एक करके इन चारों क्राइटेरिया पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप केमिस्ट्री ने इन बायोलॉजिकल बेंचमार्क्स को पूरा किया।
निर्जीव से सजीव बनने का ये सफर कोई एक रात का चमत्कार नहीं था, ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की। सवाल ये है कि डीएनए जैसी जटिल चीजें आखिर बनी कैसे? यहाँ काम आती है पैनस्पर्मिया थ्योरी। इसके मुताबिक जीवन के निर्माण खंड यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स असल में अंतरिक्ष से आए थे। आज स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक की मदद से हमारे पास इसके पक्के सबूत हैं। सच तो ये है कि अंतरिक्ष अपने आप में एक विशाल केमिकल फैक्ट्री है, जहाँ जीवन के लिए जरूरी अमीनो एसिड और जटिल मॉलिक्यूल्स पहले से ही भारी मात्रा में तैर रहे हैं। अंतरिक्ष के बारे में कुछ बातें तो सच में बहुत दिलचस्प हैं। पृथ्वी से 25,000 प्रकाश वर्ष दूर सेजिटेरियस B2 क्लाउड में इथेनॉल मिला है। पता है मीडिया ने इसे क्या नाम दिया? स्पेस वोडका। और इतना ही नहीं, वहां आरएनए का बेस बनाने वाली शुगर ग्लाइकोलाल्डिहाइड भी मिली है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में गिरे मर्चिसन उल्का पिंड में 20 से भी ज्यादा अमीनो एसिड पाए गए थे, जो जीवन के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स माने जाते हैं। लेकिन ये कॉम्प्लेक्सिटी पृथ्वी पर कैसे आई? इसका बहुत ही शानदार जवाब मिलता है प्राइमोर्डियल सूप हाइपोथेसिस और 1953 के मशहूर मिलर-उरी एक्सपेरिमेंट से। उन्होंने लैब में शुरुआती पृथ्वी जैसा माहौल बनाया और नतीजा ये साबित हो गया कि जब अमोनिया, मीथेन और पानी के मिश्रण में बिजली के झटके दिए जाते हैं तो कुछ ही हफ्तों के अंदर अपने आप अमीनो एसिड्स और कार्बन कंपाउंड्स बनने लगते हैं। मतलब अगर कच्चा माल सही हो तो जीवन की नींव खुद ब खुद पड़ने लगती है। अब आते हैं हमारे दूसरे क्राइटेरिया पर, जो है रेप्लिकेशन। क्ले मिनरल हाइपोथेसिस हमें समझाती है कि कैसे चार्ज की गई मिट्टी ने शुरुआती जेनेटिक्स के लिए एक बेस या मचान की तरह काम किया। इसी मिट्टी की सतह पर शुरुआती कार्बनिक अणु एक साथ चिपके, इकट्ठी हुए और फिर न्यूक्लियोटाइड चेन में बदल गए। बस यहीं से आरएनए जैसी संरचनाओं का जन्म हुआ, जो अपने अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकती थी और अपनी कॉपी बना सकती थी। और यहीं कर एंट्री होती है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस की, जो इवोल्यूशन की एक बहुत बड़ी गुत्थी सुलझाती है। आरएनए ने असल में एक तीर से दो शिकार किए। इसने एक जेनेटिक ब्लूप्रिंट और एक कैटलिस्ट दोनों का काम किया। थियरी के मुताबिक सबसे पहले आरएनए विकसित हुआ, जिसने खुद की कॉपी बनाई, फिर मजबूत प्रोटीन बनाए और आखिर में वही प्रोटीन ज्यादा स्थिर डीएनए में बदल गए। तीसरे क्राइटेरिया यानी बाउंड्री को समझना भी बहुत मजेदार है। इसे हम रोजमर्रा की एक चीज से समझ सकते हैं, साबुन से हाथ धोना। फैटी एसिड या साबुन के मॉलिक्यूल्स का एक हिस्सा पानी की तरफ खिंचता है, जिसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं, और दूसरा हिस्सा पानी से दूर भागता है, जिसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं। इसी खास गुण की वजह से ये मॉलिक्यूल्स अपने आप गंदगी को घेर कर एक गोल बुलबुला बना लेते हैं, बिल्कुल एक सेल की तरह, जो अंदर की चीजों को बाहरी दुनिया से सुरक्षित रखता है। तो जब पानी में बने लिपिड के इन्हीं गोल बुलबुलों के अंदर रसायनों और आरएनए के मॉलिक्यूल्स फंस गए, तो एक जादू सा हुआ। एक मजबूत बाउंड्री बन गई, जिसने आरएनए को सुरक्षित कर लिया। विज्ञान में इन्हें ही प्रोटोसेल कहा जाता है। ये आज की एडवांस कोशिकाओं के सबसे शुरुआती और आदिम रूप थे। इस एक घटना ने जीवन को उसके बाहरी पर्यावरण से पूरी तरह अलग करके एक सुरक्षित जगह दे दी। अब बचता है हमारा चौथा और आखिरी क्राइटेरिया, मेटाबॉलिज्म। जाहिर है, खुद की कॉपी बनाने के लिए ऊर्जा या एनर्जी तो चाहिए ही। हाइड्रोथर्मल वेंट थ्योरी हमें बताती है कि कैसे गहरे समुद्र के तल में मौजूद गर्म दरारों ने ये ऊर्जा दी होगी। शुरुआती प्रोटोसेल्स ने समुद्र के अंदर मौजूद इन खनिजों से भरे बेहद गर्म पानी से जरूरी न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर खींचे, उस एनर्जी का इस्तेमाल किया और वेस्ट को बाहर निकाल दिया। बस यहीं से मेटाबॉलिज्म की शुरुआत हुई। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे इन साधारण कोशिकाओं ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई और हमारे जैसे जटिल जीवन का निर्माण किया। अब तक जो कोशिकाएं बनी थीं वो बहुत ही साधारण थी, लेकिन करीब 2 अरब साल पहले एक बहुत बड़ा और रोमांचक बदलाव होने वाला था। उस समय 2 तरह के जीव थे। एक तरफ थे बिल्कुल साधारण प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया और आर्किया, और दूसरी तरफ यूकैरियोट्स, जिनसे आज के पेड़ पौधे और जानवर बने हैं। प्रोकैरियोट्स सिंगल सेल वाले और बेसिक थे, जबकि यूकैरियोट्स मल्टीसेल्युलर और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि उनके पास ऊर्जा बनाने वाला अपना माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आया कहाँ से? समुद्र में बैक्टीरिया और आर्किया एक साथ ही रहते थे। आमतौर पर बैक्टीरिया आर्किया के निकाले हुए कचरे को खाते थे, लेकिन फिर एक चमत्कारिक घटना घटी। एक बैक्टीरिया कोशिका एक आर्किया कोशिका के बिल्कुल अंदर घुस गई।
चौंकाने वाली बात ये थी कि एक दूसरे को खत्म करने के बजाय आर्किया ने उस बैक्टीरिया को अपने अंदर ही रहने दिया। ये एक ऐसा ऐतिहासिक मर्जर था जो दोनों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात पर गौर करते हैं। 1960 के दशक में साइंटिस्ट लिन मार्गुलिस ने एक गजब की खोज की। उन्होंने पाया कि हमारी कोशिकाओं के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका अपना एक अलग डीएनए है जो टाइफस नाम के बैक्टीरिया से मेल खाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो प्राचीन बैक्टीरिया ही आज का माइटोकॉन्ड्रिया बन गया था। इस विलय ने कोशिका को अचानक से 2 लाख गुना ज्यादा ऊर्जा दे दी और इसी भारी भरकम ऊर्जा की वजह से जेनेटिक्स का और विकास हुआ और हमारे जैसे जटिल मल्टीसेल्युलर जीवों का अस्तित्व संभव हो पाया। अगर हम समय के इस विशाल पन्ने को पलटकर देखें तो पता चलता है कि धरती के बनने से लेकर पहले जीवन यानी लूका के आने और फिर पहले मल्टीसेल्युलर जीव के विकसित होने में कितने अरबों साल लग गए। एक सही माहौल, सही कच्चे माल और सही रासायनिक संयोगों को एक साथ आने में 4 अरब साल का एक बेहद ही लंबा लेकिन अविश्वसनीय सफर तय हुआ है। इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष सच में बहुत गहरा है। बायोलॉजी की उत्पत्ति के लिए जो भी केमिकल्स और ज़रूरी चीज़ें चाहिए थीं, वो सब इसी ब्रह्मांड की भट्टी में गड़ी गई थीं। अंतरिक्ष ने कच्चा माल दिया और हमारी पृथ्वी ने एक शानदार लैब की तरह काम किया। इसलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हम सब असल में तारों की धूल यानी स्टारडस्ट से ही बने हैं। और अब चर्चा खत्म करने से पहले एक बहुत ही रोमांचक सवाल। साइंटिस्ट जेम्स लवलॉक का कहना है कि अगर ये ब्रह्मांड एक इतना विशाल गोदाम है जहां जीवन के सारे स्पेयर पार्ट्स मौजूद हैं, तो सोचने वाली बात है कि ये बाहर उस अनंत अंधेरे में और क्या-क्या बना रहा होगा। इस यूनिवर्स की केमिकल फैक्ट्री में और क्या-क्या संभावनाएं छिपी हैं। इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। इस रोमांचक साइंटिफिक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।